एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो सी सेट को लेकर के है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम यहाँ पे सी सेट का जो टेस्ट सीरीज है इसको यहाँ पे कवर करेंगे। इस क्लास का पर्पज ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाए। लेकिन इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें, बेसिक बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहली बात है, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है। 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 200 मार्क्स आपको यहाँ पे टोटल 80 में से मिलते हैं। लेकिन जिसमें से आप अगर 67 मार्क्स अगर आप यहाँ पे ले आते हैं तो आप यहाँ पे इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो कुछ बातें रही टोटल बेसिक की। लेकिन फिर एक एंगल और ये देखते हैं कि अगर 67 मार्क्स लाने हैं तो हमें टोटल कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अगर 27 क्वेश्चन ही अगर आप यहाँ पे सही कर देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये होगा, 27 क्वेश्चन तो करने ही हैं, लेकिन टारगेट 27 नहीं लेना है। टारगेट हमारा रहेगा 50 क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, तब जा करके आपके 27 क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि जो सी सेट का जो एग्ज़ाम होता है, सी सेट का जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2 बजे से है। 2 बजे से ही हमारी ये जो वीडियो होगी ये आपको 2 बजे दिन में ही मिलेगी। इसका पर्पज़ ये होगा क्योंकि 2 बजे का टाइम जो होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो इसमें हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। प्लस इसके साथ साथ जो लेजीनेस आ जाता है शरीर में या बॉडी में, तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को भी यहाँ पे पूरा जो है ट्रेन करना है। सिर्फ इसका पर्पज यही होगा। फिर तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टेबल और कुर्सी में बैठ के ही सॉल्व करने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन। फिर तीसरी बात ये रही। चौथी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मान के चलिए जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और वो समझ नहीं आ रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम, यानी कि ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप उसे डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे जो पांचवी बात ये है कि अगर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आपको कुछ पॉइंट या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगते हैं जो आपको नोट करने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे आप ज़रूर यहाँ पे नोट करिए या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। फिर आपको सबसे आखिरी बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको खुद ही सॉल्व करना है, यानी खुद ही उसका सलूशन निकालना है। फिर इसके बाद जो वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा फिर आपको उसको यहाँ पे देखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि 26 मई को जो है यहाँ पे पेपर है, प्री का यूपीएससी का जो प्री का पेपर है 26 मई को है। तो यहाँ पे जब आप स्वयं क्वेश्चन करेंगे, मान के चलिए अगर हमने 15 क्वेश्चन टोटल कर रहे हैं एक दिन में, अगर आप 10 क्वेश्चन भी, अभी की सिचुएशन है, अभी कौन सा चल रहा है, अभी दिसंबर लास्ट है, तो अभी मान के चलिए आपने 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए और 10 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, जिसमें से रॉन्ग कितने हो गए, 5। तब भी आप ये पाएंगे कि जो अभी दिसंबर से जो मई तक का टाइम है, यहाँ से दिसंबर से जो मई तक का टाइम है, ये आप इसको आसानी से 13 से 14 क्वेश्चन तक आप इसको आराम से ले जाएंगे और आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको पहले स्वयं ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा, फिर जब स्वयं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दूसरी आपको बात ये लगेगी कि मेरा सबसे वीक एरिया कौन सा है, यानी कि जो मेरा वीक एरिया कौन सा है ये भी आपको पता चलेगा। और जगह अगर आपको वीक एरिया पता चलेगा तो आपको ये देखना होगा कि मुझे कौन से टॉपिक को टारगेट करना है, कि ये मेरे टॉपिक के, ये पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो मुझे इस टॉपिक को यहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है। और ये टॉपिक आप पीवाईक्यू में भी देखेंगे अगर, तो उसमें देखेंगे कि मान के चलिए परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, परसेंटेज के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं,
यानी कि जो परसेंटेज वाला टॉपिक है इसके क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। आप एवरेज देखेंगे तो 2000 यहाँ पे 2013 से लेकर के 2023 तक, 23 में तो बहुत ही वेटेज कम रहा है, लेकिन 2013 से 23 तक यानी कि 10 साल के पेपर को अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज का वेटेज काफ़ी रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मुझे टारगेट करने की ज़रूरत है कि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको एक पूरी रणनीति के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आप को कैसे सेल्फ इवेल्युएट करना है, ये भी मैंने इसी के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, चिन्हों और संख्याओं में कौन सा अदला बदली कर दिए जाए कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये सही बनाएगी। तो सबसे पहले जब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इसका मतलब है कि कह रहा है चिन्ह जो है उनको भी हमें इंटरचेंज करने हैं और जो संख्याएं हैं इन्हें भी हमें इंटरचेंज करने हैं। तो हम कोड बना लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सॉरी यहीं पे ही कर लेते हैं। प्लस को इंटरचेंज में करना है मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करना है प्लस में। फिर सेम इसी प्रकार से 2 को इसी में करना है और 4 को इस तरीके से करना है। ये ऐसे के ऐसे ही सॉल्व करने हैं। फिर आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है कि ये जो पर्टिकुलर समीकरण यहाँ पे दे रखा है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखे। मल्टीप्लिकेशन को हमें चेंज करना है किसमें, प्लस में। लेकिन अभी मैंने बताया 6 को किस में इंटरचेंज करना है, 3 में। आपको यहाँ पे 6 को इंटरचेंज करना है 3 में, यानी कि ये देखिए पहले नंबर पे 6 दे रखा है, 6 को इंटरचेंज करना है 3 में। तो 3 यहाँ पे आ गया 3 प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हमें चेंज करना है प्लस में, प्लस फिर दे रखा है 4 को किस में इंटरचेंज करना है, 2 में, 2 आ गया। फिर दे रखा है प्लस को इंटरचेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। फिर यहाँ पे दे रखा है 2 को हमें किस में इंटरचेंज करना है, 4 में। ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 को इंटरचेंज करना है माइनस, फिर यहाँ पे 3 को इंटरचेंज करना है 6 में। तो ये आपका यहाँ पे 6, ये आपका इक्वेशन बना। तो अब आपको इसे देखना है क्या ये 16 के इक्वल है। अगर आप इन दोनों को करेंगे तो 8 + 3 माइनस का 6 इक्वल 16। तो इन दोनों में माइनस करेंगे 2 और ये प्लस, तो ये 5 इक्वल 16। इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही नहीं होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब इस वाले को हम चेक करते हैं। प्लस को इंटरचेंज करना है, प्लस को हमें इंटरचेंज करने हैं मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को प्लस में। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करने ऐसे। तो अब देखिए ये यहाँ पे दे रखा है 6 दे रखा है, 6 को हमें इंटरचेंज करना है 2 में, तो यहाँ पे हमने 2 किया। फिर दे रखा है मल्टीप्लिकेशन को हमें चेंज करना है प्लस में, तो हमने प्लस में कर दिया। फिर यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 को इंटरचेंज करना है 3 में। फिर यहाँ पे दे रखा है प्लस को इंटरचेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। फिर आप देखेंगे 2, तो 2 को किस में इंटरचेंज करना है, यहाँ पे 2 को चेंज करना है 6 में, 6 माइनस, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 3 को इंटरचेंज करना है 4 में, इक्वल है 16 के। अब हमें इसे देखना है। 2 + 18 - 14 = 16। तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो 14 प्लस का यहाँ पे 2 = 16। अब आप देखेंगे 16 = 16 ये यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये एक्यूरेट आंसर होगा, सही आंसर इसका यही है। इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने हैं।
फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर यहाँ पे कह रहा है सी का अर्थ क्या है, जोड़ना। यानी कि अब फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, सी का अर्थ क्या है, जोड़ना। फिर डी का अर्थ है गुणा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। टी का अर्थ है घटाना, यहाँ पे टी का अर्थ क्या है, माइनस करना। फिर एक्स का अर्थ है भाग देना, ये यहाँ पे एक्स का अर्थ कर देते हैं यहाँ पे भाग देना। अब ये इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करनी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में भी आसानी रहे और हमें स्पेस भी यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए, अब यहाँ पे दे रखा है 26 आ गया। फिर x किसे डिनोट करता है, d। यहाँ पे x ये है, x किसे डिनोट करता है, डिवाइड को डिनोट करता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइड। फिर 2, फिर इसके बाद c किसे डिनोट करता है, एडिशन को, यहाँ पे हमने कर दिया +3। फिर d किसे, मल्टीप्लिकेशन को, फिर यहाँ पे 6। फिर t किसे डिनोट करता है, ये जो यहाँ पे t है यही माइनस को डिनोट करता है, -4। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, इक्वल में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस, फिर ये यहाँ पे 18 - 4। जब इसमें आप करेंगे तो आपको मिलेगा 13 + 14। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 27। तो 27 आप यहाँ पे देंगे, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर डी। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। फिर अगर हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है माइनस का अर्थ भाग। हम यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, माइनस का अर्थ क्या है, भाग। प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पे प्लस का अर्थ है गुणा। भाग का अर्थ क्या है, घटाना, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है। गुणा का अर्थ है जोड़, ये भी आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो कौन सा समीकरण सही है, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए हम इसी को यहीं पे चेक कर लेते हैं। जो पहला वाला जो समीकरण दे रखा है इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। चलिए, दे रहा है 6 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, इंटरचेंज कर दिए। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, डिवीजन। 12 डिवीजन की जगह माइनस आ जाएगा 7 और 1। क्या ये इक्वल में 38 के है, ये यहाँ पे चेक करना है। तो जब आप 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 में जब आप 7 को 12 से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5। 5 को जब हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 4। तो 4 का जब मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पे एवरेज हमें मिलेगा 24, जो नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। सेम प्रकार से इसी प्रकार से इसे भी करना है। ये यहाँ से माइनस में क्या है, माइनस हो जाएगा डिवीजन में ये, और जो है हम इस वाले इक्वेशन को चेक कर रहे हैं, आप जरूर याद रखिएगा कि उसमें कंफ्यूज हो। और डिवीजन जो है माइनस हो जाएगा 12, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एडिशन, और जो है एडिशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखना है कि 57 के इक्वल है, तो जब आप इसको करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 6 डिवाइड बाई 20 माइनस 12 प्लस 7, ये इक्वेशन बनेगा। तो जब आप इसमें जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा, 19 यानी कि 6 डिवाइड बाई 20 माइनस 19। इसको जब माइनस करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 1, तो यानी कि ये 6 ही आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 57 के इक्वल नहीं, तो यानी कि इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, जो सबसे हमारा सी वाला है, इसको चेक। तो हम इसको अगर चेक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे 6 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, हमने पहले लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन 20, माइनस की जगह डिवीजन 12, डिवीजन की जगह -7,
इंटू की जगह +1। क्या ये 62 के इक्वल है? तो इसको भी आप यहाँ पे चेक करते हैं। तो जब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 12 माइनस 7 प्लस का 8, ये आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक एवरेज अगर आप निकाल के भी देखेंगे तो यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो 5 + 8, यहाँ 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे 20, तो 20 मान के चलिए एक बार में कुछ समथिंग कुछ आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 62 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करते, देखिए कितना टाइम टेकिंग है इस टाइप के क्वेश्चन को, इसलिए हमें एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके पास हमारे पास कोई और दूसरा तरीका है भी नहीं। तो यहाँ पे 6 डिवीजन की जगह -20 और मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन 12, और एडिशन की जगह आ जाएगा यहाँ पे जो ऐड है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 7 आएगा। 7 को आप यहाँ पे ऐसे समझिए, 6 - 20 + 12 इंटू 7, ये आएगा। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 84, और यहाँ पे माइनस का 14 प्लस में यहाँ पे 84, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 70, जो कि यहाँ पे 70 दे रखा था। इसका मतलब है कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। सॉरी, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए, फिर यहाँ पे कह रहे हैं चिन्ह और संख्याओं को अदला बदली कर दीजिए, तो ये जो समीकरण दे रखा है ये कौन सा सही होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो इसे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनमें से पहले नहीं कोई दे रखा है। फिर अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। तो हम यहाँ पे कहते हैं 3, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 की जगह क्या आएगा 5, यहाँ पे इंटरचेंज करना है ना। 5 प्लस, प्लस की जगह आएगा माइनस, माइनस 5 की जगह आएगा 3, 5 की ये यहाँ पे इंटरचेंज करना है, 5 की जगह 3, और 2 सॉरी, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 3 की जगह आएगा 5, प्लस की जगह आएगा माइनस, और माइनस की जगह आएगा प्लस, ये यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये इक्वल है 4 के, तो अब जब आप इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 + 2 = 4, यानी कि ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5वें क्वेश्चन में है, यहाँ पे हम इसको ट्रायंगल का अर्थ दे रखा है से बड़ा है, यानी कि हम इसको एक साइड लिख लेते हैं। ट्रायंगल का अर्थ है से बड़ा है, से बड़ा है। परसेंटेज का अर्थ है से कम, से कम। फिर यहाँ पे कह रहा है बराबर का अर्थ है, बराबर का अर्थ है बराबर नहीं है, ये यहाँ पे बराबर नहीं है। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ है थोड़ा, थोड़ा अधिक। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का अर्थ कह रहा है थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम की बात कर रहा है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए ट्रायंगल बी। अब यहाँ पे ए का ट्रायंगल का अर्थ है से बड़ा है, यानी कि ए जो है बी से बड़ा होगा, ये बनेगा। प्लस इक्वेशन की अगर बात करें बी प्लस सी, प्लस का मतलब है थोड़ा अधिक है, सी से अधिक है, सी से अधिक है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा अधिक होगा, ये बनेगा। अब देखेंगे दोनों में बी कॉमन है, तो इक्वेशन हमारी फाइनली ये निकल करके आएगी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ए बड़ा है सी से, ये कह सकते हैं। लेकिन अब कोड के फॉर्म में देखेंगे तो इक्वेशन हमारे जो आंसर में दे रखे हैं वो तो ये होंगे, यानी कि
हमारा ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है। फिर ए यहाँ पे बड़ा है सी से, हम ये कह रहे हैं, लेकिन जब इसको और ही अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ है कम। यहाँ पे देखिए दोनों में दे रखा है परसेंटेज का अर्थ है कम, तो इसका मतलब हमें कम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं सी से, सी जो है थोड़ा कम है ए से, ये कह सकते हैं, या कम है, या सी जो है ए से कम है, ये कह सकते हैं। इस प्रकार भी तो कह सकते हैं, जैसे ए जो है सी से बड़ा है तो सी ए से कम है, ये कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन जो बनेगी सी परसेंटेज ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का कोड है से कम है, से कम का मतलब है ए से कम है सी, और यहाँ पे कह रहा है ए जो है सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर बड़ा है तो कम तो सी होगा ही ना, तो यहाँ पे कोड बनेगा ये वाला। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी अगला क्वेश्चन भी है, इसके साथ ही उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अंकगणितीय संक्रियाओं के लिए ग्रीक अक्षर दिए गए हैं, वह संबंध ढूंढो जो शीर्ष पर दिए गए, यानी कि इस संबंध, ये जो शीर्ष पर दिए गए हैं इक्वेशन, इनके लिए हमें एक जो संबंध ढूंढना है जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि अल्फा अल्फा का अर्थ क्या है? यहाँ पे अल्फा का अर्थ है इससे, अल्फा का अर्थ है इससे बड़ा है, और फिर यहाँ पे बीटा, बीटा का क्या अर्थ है? इससे कम, इससे कम है। फिर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें गामा का, गामा का अर्थ क्या है? इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। यहाँ पे दिया है गामा का अर्थ है इससे बड़ा नहीं। फिर सिग्मा का इससे कम नहीं है, जो सिग्मा है इससे कम नहीं है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो थीटा दे रखा है, थीटा का अर्थ है बराबर का अर्थ यहाँ पे थीटा का दे रखा है। फिर यहाँ पे अगर इक्वेशन, पहले इक्वेशन की बात करें तो ए अल्फा 2c दे रखा है। तो अल्फा का क्या मतलब है? इससे बड़ा है, यानी कि ए 2c से बड़ा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ए 2c से बड़ा है, ये इक्वेशन बनेगी। प्लस ये यहाँ पे थीटा का मतलब है बराबर, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a इक्वल 3b। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे केवल a है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो सकती है। तो लेकिन चलिए 2a और यहाँ पे 4c ये आएगा, और यहाँ पे 2a बराबर 3b। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2a यहाँ पे है, 2a यहाँ पे है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है, तो a के बाद कौन सी आती है वर्ड? यहाँ पे b आता है, तो यानी कि 3b और यहाँ पे 4c, ये इक्वेशन बनेगा। अब फिर हम 3 और 4 को हटाएंगे तो b बड़ा है c से। फाइनली इक्वेशन हमारी ये निकल करके आएगी। लेकिन हमें जो है इसको बीटा के फॉर्म में, यानी कि जो पहले बताया है इसका अर्थ ये है, इसके फॉर्म में आंसर को निकालना है। तो फिर अगर कह रहे हैं यहाँ पे b बड़ा है c से, तो इसको तो ये भी तो कह सकते हैं c से b बड़ा है, ये भी तो कहा जा सकता है। अगर b बड़ा है c से तो c से b बड़ा है, ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसका मतलब होगा कि c से कम है b, c से कम है b। कम के लिए कौन सा है? बीटा। c से कम है b, क्यों? क्योंकि यहाँ पे c से बड़ा क्या है? b है, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है। लेकिन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोड के फॉर्म में कि c से b, c जो है b से कम है, यानी कि c इससे कम है। ये भी यहाँ पे इस कोड की भाषा में
कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 का। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने इतने रुपए की राशि के लिए 3 उत्पाद खरीदे, एक्स वाई और जेड खरीदे। क्या व्यापारी ने जेड के लिए इतने रुपए से अधिक का भुगतान किया? चलिए, तो सबसे पहले हम इसको पहले इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पे एक उत्पाद है एक्स वाई जेड इक्वल 2 3 4 5 और 6, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, क्या व्यापारी ने जेड के लिए 4 लाख से अधिक का भुगतान किया है, ये यहाँ पे ये कह रहा है। तो चलिए हम ये निर्धारित मतलब मान लेते हैं कि उसने जो है जेड के लिए 4 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने मान लिया। फिर क्या कह रहा है, हमें जो है उत्पाद एक्स और वाई के लिए एक व्यापारी द्वारा भुगतान की गई राशि संयुक्त रूप से उत्पाद एक्स व्यापारी द्वारा भुगतान की गई राशि का 3 गुना है। यानी कि हमें इस इक्वेशन में बात कर रहा है कि जो उत्पाद x प्लस वाई है वो 3 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है, ये बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे मिल जाता है x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 3x। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 3x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे वैल्यू को, तो 3x प्लस जेड बराबर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है 3 4 5 और 6, ये इक्वेशन बनेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, समीकरण जो पहला है यानी कि ये पहला समीकरण। फिर इसके बाद दूसरे कथन में देखते हैं, व्यापारी ने उत्पाद जेड खरीदने के लिए उत्पाद वाई की तुलना में अधिक भुगतान किया। ये तो हम पहले ही यहाँ पे मान चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग और इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो यहाँ से क्योंकि उसने कह रखा है 3 गुना है, तो हम यहाँ पे y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x उधर जाएगा, तो यानी कि 2x बचेगा। ये यहाँ पे एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इक्वेशन दूसरा। तो अब पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करते हैं, अब पहले और दूसरे की तो y की जगह हम 2x रखेंगे, तो y की जगह हम 2x रखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगा x प्लस 2x प्लस जेड इक्वल 1 2 3 6 जीरो है। तो ये हो गए, ये बना हमारा इक्वेशन। अब ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, तो 3x प्लस जेड बराबर फिर वही संख्या यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। फिर ये हम यहाँ से क्या, इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये एक अज्ञात x है। यानी कि ये जो x की वैल्यू यहाँ पे 3x है, अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती तो हम इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक अपर्याप्त जो है सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इक्वेशन को देख लिया, फिर दोनों को मिला करके देख लिया, तब भी ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो अब चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या कह रहा है, कथन एक अकेला पर्याप्त है लेकिन दोनों के लिए पूछे गए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कथन दूसरा अकेला पर्याप्त है लेकिन कथन 1 अकेले पूछे गए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जी हाँ, ये भी नहीं होगा। फिर कथन 1 और दोनों कथन 1 और 2 के एक साथ पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कोई भी
कथन अकेले पूछे गए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। मैं फिर आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप टोटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। आप इसे बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। आप अपने आप को ये मत समझिएगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टाइप के कुछ प्रकार का हो सकता है, लेकिन है बेसिक ही मैथ ये। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8वें क्वेश्चन की, उसकी बात करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। एल जो है, एल किसको दर्शाता है, यहाँ पे भाग को दर्शाता है। एम दर्शाता है मल्टीप्लिकेशन को। एम जो है यहाँ पे गुणा को दर्शाता है। पी प्लस को दर्शाता है। और जो है क्यू माइनस को दर्शाता है। यहाँ पे क्यू माइनस को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम सबसे पहले डी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यानी कि 9 पी किसे दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। फिर 9 एल किसे दर्शाता है, एल जो है यहाँ पे दर्शाता है चलिए 9 पी किसे दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। फिर 9 यहाँ पे अगेन एल किसको दर्शाता है, डिवीजन को दर्शाता है 9। फिर यहाँ पे क्यू दे रखा, क्यू माइनस को दर्शाता है 9। फिर यहाँ पे एम किसको दर्शाता है, एम दर्शाता है यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन को, फिर इंटू 9। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि हम पहले डी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो हमें इक्वल में -71 लाना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक मिलेगा आपको, प्लस का ये 1 एक 9 ये है, तो ये दोनों मिल करके आपको दे बनेगी संख्या जो है 10। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 81। तो 81 में जब माइनस का 10 करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी माइनस का 71। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं जो हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय मेट्रो शहरों में विवाहित जोड़ों की एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 10% जोड़ों के पास कोई भी बच्चा नहीं। चलिए हम यहीं पे ही मान लेते हैं उस समय 100% लोग रहे होंगे, जो कि अपने आप में 100 लोग हैं। 100 लोग हैं जिनके पास 100 का 10%, 10 लोगों के पास जो है कोई भी बच्चे नहीं है। फिर बाकी जोड़ों में से, यानी कि जो बाकी जोड़े इस 100 में से बचे कितने, जो यहाँ से बचे 90 लोग। बाकी जोड़ों में से 20%, यानी कि 90 का 20% इसमें से माइनस करेंगे 18, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 72। 72 जोड़े ऐसे हैं जिनके पास केवल एक बच्चा है, इनके पास केवल एक बच्चा है। फिर बाकी में से, क्योंकि शेष जोड़ों में से 40% के पास 2 बच्चे हैं, यानी कि अब 72 का 40% जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर देखें तो 29 जोड़े यहाँ पे बनते हैं। तो अब यहाँ पे इनके पास कितने हैं, 2 से अधिक हैं, यानी कि 2 3 ही लोग। फिर कह रहा है कि बाकी जोड़ों के पास 3 या अधिक बच्चे हैं। 3 या अधिक बच्चों वाले दंपत्ति का प्रतिशत क्या है। तो चलिए हमें 10%, पहले ही 10 लोगों के पास कोई बच्चे नहीं थे, तो यानी कि हमें 90 से माइनस करना है। तो हमारे पास 90 में से हमें माइनस करना है 29 प्लस 18, ये हमें माइनस करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे इक्वल में 43%। तो हमारे ही ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में 43%, जो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रतीकों के उस सही सेट का चयन करना है जो दिए गए समीकरण में फिट हो। चलिए यानी कि ये सब की जगह मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे 0 है। अगर इसको करेंगे तो सब कुछ इक्वल में 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसको चेक करते हैं,
कि 5 माइनस 0 फिर प्लस के बाद 3 मल्टीप्लिकेशन इक्वल 20। तो जब आप करेंगे तो 5 प्लस 15 इक्वल 20 इक्वल 20, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वें क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हूँ, आप अगर तो इसका आंसर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन इसके लिए ना एक फार्मूला होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ए फार्मूले से इसको मैंने सॉल्व किया था, ये मैं कर नहीं पाया हूँ। तो अभी इसका आंसर मुझे सिर्फ यही मालूम है कि ये है, लेकिन ये कैसे है ये नहीं पता है। तो इसको आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत भी नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर अगर 12वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नों को प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा, यानी कि ये सिंपली कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये मोस्टली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 62 के करीब है। फिर अगर हम बात कह रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी कि खुद को ही वहाँ पे क्वेश्चन पे रखना है, वहाँ से मुझे एम बिंदु तक पहुँचना है 21 मीटर दूर। पहले मिनट में आगे चलता हूँ और 1 मीटर पीछे, 1 मिनट में वो 3 मीटर चलता है और 2 मीटर, यानी कि प्रभावी चलता है 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 2 मीटर चला। फिर दूसरे मिनट 5 मीटर आगे चलता है और 2 मीटर पीछे आया, यानी कि 3 मीटर टोटल चला दूसरे मिनट में। फिर ये आप यहाँ पे देखेंगे, फिर तीसरे मिनट 3 मीटर आगे चलता है और 1 मीटर पीछे आता है, यानी कि यहाँ पे फिर 2 मीटर चला। फिर यहाँ मीटर आगे चला और 2 मीटर पीछे आता है। चौथे मिनट यहाँ पे 2 मीटर पीछे 3 मीटर, दो सीरीज यहाँ पे बन रही। तो 5वें मिनट ये जाएगा 2 मीटर, 6वें मिनट जाएगा यहाँ पे 3 मीटर। तो 3 2 5, टोटल ये 15 मीटर चला 6 मिनट में। फिर ये यहाँ से 7 मिनट में, फिर 7वें मिनट जैसे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 2 मीटर, तो यानी कि 7वें मिनट में ये टोटल जाएगा 2 मीटर, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 17 मीटर जाएगा टोटल 7वें मिनट में। 7वें मिनट में क्या कह रहा है, जब 8 होगा अगेन ये यहाँ पे पूरा 5 जाएगा, 5 यूनिट, 5 अगेन 5, तो टोटल दूरी वो न्यूनतम लेगा। यही हमसे पूछा है बिंदु एम तक पहुंचने में, तो ये टोटल पहुंचेगा 8 मिनट में। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी 8 मिनट। फिर अगर हम 14वें क्वेश्चन की बात करें, जो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे ये संख्या देखिए बारी बारी से अगर चेक करेंगे तो डॉट का तात्पर्य क्या है। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 प्लस 4 माइनस 43 प्लस 40 141 इक्वल 164। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसको करने पर भी यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएगा आपको, दोनों यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 5वें की बात करें तो 5वें में कह रहा है ये प्रतीक दे रखा है, डॉलर वगैरह सब कुछ दे रखा है, संबंध को तो इस प्रकार का ये आपको मुझे बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास देंगे। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन यहाँ पे हो करेक्ट आंसर दीजिएगा। पॉसिबल हो तो आप सोल्यूशन के साथ दीजिए, लेकिन आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।